जय हिंद। मैं डॉक्टर विवेक कुमार, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री, सुभारती मेडिकल कॉलेज। तो आज वर्ल्ड स्किज़ोफ्रेनिया डे है। 24 मई को हम हर साल वर्ल्ड स्किज़ोफ्रेनिया डे मनाते हैं। तो स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में हम जानेंगे, ये क्या होता है और इसके कौन कौन से आयाम होते हैं, लक्षण क्या होते हैं, और बाकी जो भी इसके बारे में जानकारी है वो आज हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आपके सामने कभी न कभी ये शब्द ज़रूर आया होगा, शिज़ोफ्रेनिया। तो एक्चुअल में ये शिज़ोफ्रेनिया नहीं होता, इसको कहते हैं स्किज़ोफ्रेनिया। स्किज़ोफ्रेनिया को बहुत से लोग स्प्लिट पर्सनैलिटी के तौर पर भी जानते हैं, लेकिन ये स्प्लिट पर्सनैलिटी नहीं होती। स्प्लिट पर्सनैलिटी दूसरे और डिसऑर्डर्स होते हैं। या स्किज़ोफ्रेनिया को लोग डिप्रेशन भी कह देते हैं। इसके बारे में समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अज्ञानता के कारण काफ़ी सारे लोग इलाज से वंचित रह जाते हैं, या गलत जगह इलाज लेते हैं, या उपचार को सही तरीके से फॉलो नहीं करते। तो ये जो स्किज़ोफ्रेनिया है, ये विश्व में लगभग 1% लोगों में ये पाया जाता है। जीवन पर्यंत चलने वाला ये रोग होता है, एक लंबे समय तक चलता है। कई उतार चढ़ाव आते हैं बीमारी में। दूसरा, ये स्त्री और पुरुषों में बराबर रूप से पाया जाता है। जितनी प्रेवेलेंस मेल्स में होती है उतनी ही फीमेल्स में होती है। इसकी जो डायग्नोसिस है, जो निदान है, वो मुख्य रूप से लक्षणों के आधार पर ही किया जाता है कि किस प्रकार के लक्षण उस व्यक्ति के अंदर हैं। इसके लिए कोई टेस्ट नहीं होता, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होती, कोई लैब टेस्ट नहीं होता। जो उसकी हिस्ट्री होती है, जो इतिहास होता है उसकी बीमारी का, उसी के आधार पर इसकी डायग्नोसिस बनती है। इसके लक्षणों में 5 प्रकार के लक्षण होते हैं। जैसे पहला है डिल्यूजन्स। डिल्यूजन्स कहते हैं मति भ्रम को या भ्रमित सोच। एक ऐसी सोच होती है जिसमें वह व्यक्ति सोचता है, इस भ्रमित सोच में वो यह सोच सकता है कि मेरे पीछे कोई पड़ा है। जैसे शक करने की आदत, वो शक कर सकता है, वो यह सोच सकता है कि मेरे पीछे कोई प्लानिंग कर रहा है, मेरे अगेंस्ट कोई प्लानिंग कर रहा है। वो घर में भी हो सकता है, वो ऑफिस में भी हो सकता है, लेकिन इसका कोई आधार नहीं होता। अगर आसपास के लोगों से आप पूछेंगे, उसके घर वालों से पूछेंगे, तो वो यही कहेंगे कि इसका कोई आधार नहीं है इस बात को कहने का। और जब मरीज से पूछेंगे तो मरीज उस बात पे, अगर डिल्यूजन है तो वो उस बात पर अडिग रहता है। समझाने पर भी उसकी सोच सुधरती नहीं है। तो ये डिल्यूजन्स होते हैं जिसमें शक करना एक कंटेंट हो सकता है। अपने स्पाउस के चरित्र पे वो शक कर सकता है, आसपास के लोगों पे वो शक कर सकता है कि मेरे बारे में बात कर रहे हैं, प्लॉटिंग कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं। और किस तरह की सोच हो सकती है कि किसी ने मेरे दिमाग में अपने विचार डाल दिए हैं। इस तरह की अभिव्यक्ति उसकी हो सकती है। मेरे दिमाग से विचारों को निकाल लिया है, इस तरह की अभिव्यक्ति हो सकती है। उस शक के आधार पर फिर उसका कुछ व्यवहार निर्धारित होता है। जैसे अगर अपनी वाइफ के ऊपर शक है या वाइफ को हस्बैंड के ऊपर शक है, तो वो ज़्यादा विजिलेंट नज़र आएंगे, ज़्यादा कंट्रोल करते हुए नज़र आएंगे, है ना। उनकी गतिविधियों को अत्यधिक चेक करते हुए नज़र आएंगे। फ़ोन चेक करना, उनकी गतिविधि को चेक करना, आने जाने को चेक करना। कभी कभी ये डिल्यूजन इतना भारी हो जाता है कि वो अपने स्पाउस के भाई बहन के प्रति भी शक करने लगते हैं, चरित्र को लेकर। तो इस तरह की
जो सोच है शक करने वाली वो पैदा होती है। दूसरा लक्षण है इसका हेलुसिनेशंस, जिसमें उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देने लगती है और वो आवाज़ें बाहर नहीं होती, बाहर से कोई संवाद नहीं कर रहा होता, उससे कोई बोल नहीं रहा होता, उससे कोई बातचीत नहीं कर रहा होता, ये आवाज़ें उसको अपने मन में सुनाई देती हैं। और ये कई प्रकार की हो सकती है, जैसे दो लोग उसके बारे में आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, उसके व्यवहार पे डिस्कशन कर रहे हैं, वो उस समय क्या क्या कर रहा है उस पर कमेंट्री कर रहे हैं, उस पर कमेंट कर रहे हैं, इस तरह के आवाज़ें उसको सुनाई दे सकती हैं। दूसरा, कोई उसको कुछ करने के लिए कह रहा है, ऐसी आवाज़ें उसको सुनाई दे सकती है। जैसे मान लो किसी मरीज का नाम रमेश है, तो रमेश अब तुम ये करो, अब तुम ये करो, अब तुम बाहर चले जाओ। इन आवाज़ों के एवज में वो कुछ रिएक्शंस देता है जो उसके व्यवहार में दिखता है। ये हो सकता है कि वो अपनी इन चीज़ों को किसी से डिस्कस ना करे, किसी को ना बताए, तो वो उन आवाज़ों को रिएक्ट करने लगता है। अगर कमांडिंग आवाज़ें हैं तो हो सकता है उनसे छुटकारा पाने के लिए वो कुछ दिन उनकी कमांड्स को माने, तो वैसा करता हुआ दिख सकता है। या वो उन आवाज़ों से संवाद करता हुआ दिखाई दे सकता है अकेले में, जिसे कहते हैं अकेले में बुदबुदाना या बड़बड़ाना, ऐसा लगना जैसे किसी से बातें कर रहा है। तो ये एक लक्षण होता है। और क्या मिल सकता है? हवा में जब बातें करते हैं तो हम लोग कभी कभी जेस्चरिंग यूज करते हैं ना, तो वो अकेले में बैठा हुआ जेस्चर यूज करता हुआ दिखाई दे सकता है, कुछ काउंटिंग करता हुआ दिखाई दे सकता है। तीसरा होता है इसमें डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच एंड बिहेवियर, जिसमें वो जो बातें बोलता है वो आपस में कनेक्टेड नहीं रहती, बोलते बोलते वो डेविएट हो जाता है, बोलते बोलते डीरेल हो जाता है, तो उसके कनेक्शंस आपको समझ में नहीं आएंगे। जब आप उससे बात करेंगे, उसे पूछेंगे उसके बारे में, तो उसकी अटेंशन को बार बार वहां पर लौटा कर लाना पड़ेगा, और हो सकता है कि फिर बताते हुए वो फिर डेविएट हो जाए। तो इसको कहते हैं डीरेलमेंट ऑफ थॉट, वो बीच बीच में डीरेल हो जाएगा। कभी कभी डिस्कनेक्शंस इतने ज़्यादा होते हैं कि वर्ड टू वर्ड डेविएट करता है, वो दो दो तीन तीन शब्द के बाद डेविएट करता है, डेविएट करेगा, फिर कुछ और दो तीन शब्द बोलेगा, फिर कुछ और दो तीन शब्द बोलेगा, जो ग्रामेटिकली और मीनिंगफुल नहीं होंगे, ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं होंगे और मीनिंगफुल नहीं होंगे। इसी तरह से डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर मिल सकता है। बिहेवियर में मतलब जैसे साफ सफाई का ध्यान ना देना, हो सकता है कई कई दिनों तक वो नहाया ना हो, कई कई दिनों तक कपड़े ना उसने बदले हों। इसी डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर में हो सकता है कि उसे मौसम का ध्यान ना हो कपड़े पहनते वक्त, गर्मियों में कंबल ओढ़े हुए, गर्मियों में हैवी कपड़े पहने हुए मिल सकता है। चौथा लक्षण होता है कैटाटोनिक सिम्टम्स। कैटाटोनिक सिम्टम्स में क्या होता है? वो जड़मत होकर रह सकता है, कह सकते हैं पोस्चरिंग, है ना, घंटों तक एक ही पोस्चर में बैठा हुआ बिना हिले डुले। कैटाटोनिया में तेजी से आक्रामक भी हो सकता है बिना किसी कारण के। ठीक है, बातें बहुत कम करेगा, बोलेगा बहुत कम। ठीक है, शरीर में अकड़ापन होगा, तो ये लक्षण है कैटाटोनिया के। जो पांचवा लक्षण मिलता है उसको कहते हैं नेगेटिव सिम्टम्स या
ऋणात्मक सिम्टम्स, ऋणात्मक लक्षण। ऋणात्मक लक्षण मतलब जो उसकी पर्सनैलिटी में चीजें पहले से थी, जो उसकी पर्सनैलिटी में चीजें पहले से थी वो चली गई। पहले से क्या था, वो लोगों से बात करता था, घुलता मिलता था, है ना, हंसी मजाक करता था। अब उसने लोगों से बात करना बंद कर दिया, और पूछोगे तो कोई कारण भी नहीं बताएगा। बोलेगा कम, बातचीत कम करेगा। उसकी पर्सनैलिटी में ये ट्रेट्स थे, है ना, जोवियल पर्सनैलिटी थी, हंसी मजाक करता था, बोलता था, है ना, फेशियल रिएक्शंस देता था, वो कम हो जाएंगे। तो ये जो 5 तरह के सिम्टम्स होते हैं, इसी के मिले जुले रूप से स्किज़ोफ्रेनिया बनता है। किसी में कुछ प्रकार के लक्षण ज्यादा हो सकते हैं, किसी में अन्य प्रकार के, और जरूरी नहीं है कि सब में सारे ही लक्षण मिले। और ऐसा भी नहीं है कि सारे लक्षण पूरी उसकी गतिविधि में, पूरे उसके दिन भर की गतिविधि में हमेशा ही प्रस्तुत होंगे। बीच बीच में वो नॉर्मल भी थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन इन लक्षणों का डेविएशन आपको उसकी पर्सनैलिटी में देखने को मिलेगा। तो इन 5 लक्षणों में जिस तरह के लक्षण अधिक मात्रा में उसकी बीमारी में होते हैं, जो एबंडेंस में हिस्ट्री पर देखने को मिलते हैं, उसके आधार पर ही स्किज़ोफ्रेनिया को क्लासिफाई किया गया है, डिवाइड किया गया है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस 10th वर्जन में। तो ये डिवीजन क्या है? पहला है पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया। पैरानॉइड में डिल्यूजन्स और हेलुसिनेशन ज्यादा मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि बाकी चीजें मिलेंगी नहीं, है ना, वो ज्यादा मिलते हैं। दूसरा है हैबिफ्रेनिक, जिसमें डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर और डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच ज्यादा देखने को मिलती है। फिर आता है अनडिफरेंशिएटेड, जिसमें से ये सारे लक्षण मिले जुले लगभग उतनी मात्रा में पाए जाते हैं। और एक होता है कैटाटोनिक, जिसमें कैटाटोनिया सबसे ज्यादा, कैटाटोनिक सिम्टम्स अन्य लक्षणों के अलावा वो ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो ये इनके लक्षणों के बारे में है। अब बात करते हैं कि इस बीमारी का स्वरूप चलता कैसे है, कोर्स क्या होता है इसका, प्रोग्नोसिस क्या होती है। यह रोग लगभग जीवन पर्यंत चलने वाला होता है। दवाइयों से लक्षण दब जाते हैं, जैसे डायबिटीज में शुगर कंट्रोल हो जाती है, जैसे हाइपरटेंशन में बीपी कंट्रोल हो जाता है ना। लेकिन किसी को सीवियर बीपी या शुगर हो, डायबिटीज हो, तो अगर वो दवाई नहीं लेगा तो वो फिर से शुगर बढ़ जाएगी और बीपी बढ़ जाएगा। तो ऐसे ही इसमें अगर वो लंबे समय तक फॉलोअप में नहीं रहता है तो उसके लक्षण दोबारा से बढ़ सकते हैं। जब इनका इलाज चलता है तो लगभग 1/3 लोगों में दवाइयों का काफी अच्छा असर देखा गया है। या तो वो बिल्कुल पहले की तरह बिल्कुल बिहेवियर हो जाता है, या कुछ थोड़े बहुत लक्षण रह जाते हैं जिससे बहुत ज़्यादा उसकी लाइफ में फ़र्क नहीं पड़ता, उसका बिहेवियर बहुत ज़्यादा डेविएटेड दिखता नहीं है ना, वो काम भी ठीक से कर पाता है और सारी चीज़ों को समझ पाता है। लगभग 1/3 लोगों में लक्षण आधे आधे करीब ठीक होते हैं और थोड़े बहुत लक्षण रह जाते हैं। उसमें भी स्ट्रेटजिकल ट्रीटमेंट है, अगर वैसा होता है तो उसके बाद अगली दवाइयों का ट्रायल भी मौजूद है। लेकिन उन लोगों में ज़्यादातर में ये लक्षण रह जाते हैं। जो ठीक होने वाले लक्षण होते हैं वो पॉजिटिव सिम्टम्स होते हैं, डिल्यूजन्स और हेलुसिनेशंस। जो रह जाते हैं वो ज़्यादातर नेगेटिव सिम्टम्स होते हैं।
ठीक है, उसको वो शक नहीं करेगा, आवाज़ें नहीं आ रही हैं उसको, है ना, वो बातचीत से वो ठीक हो गया। लेकिन सोसाइटी में घुलना मिलना, बैठना, अपने काम पर जाना, है ना, इस चीज़ों में फ़र्क देखा जाएगा, इन चीज़ों में फ़र्क मिलेगा। कुछ लोगों में दवाइयों का कम असर होता है और लगभग उन्हें हमेशा ही अपने कार्यों के लिए दूसरों की सहायता की ज़रूरत पड़ती है। तो ट्रीटमेंट इसका अवेलेबल है। ट्रीटमेंट में एंटीसाइकोटिक दवाइयाँ होती हैं। इसका जो कारण होता है, कारण में जो ब्रेन सेल्स है उसमें डोपामिन की एक्टिविटी ज़्यादा बढ़ जाती है। ब्रेन के कुछ सिस्टम्स है, कुछ पाथवेज हैं जिसमें ऐसा देखा गया है कि डोपामिन की एक्टिविटी बढ़ जाती है। कई और थ्योरीज भी हैं ब्रेन स्ट्रक्चर को लेकर के, है ना, इम्यून सिस्टम को लेकर के और बाकी अन्य चीज़ों को लेकर के, लेकिन जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट थ्योरी है वो डोपामिन की अधिक सक्रियता। तो इनके लिए जो दवाइयाँ हैं वो डोपामिन की सक्रियता को कम करती हैं। जब वो कम करती है तो ये बीमारी ठीक होती है। किसी किसी अवस्था में जब बीमारी पे बहुत ज़्यादा असर दवाई का नहीं दिखता है तो ईसीटी का भी रोल आता है, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। तो इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी का भी अच्छा रोल देखा गया है। इलाज एक लंबे समय तक चलने वाली चीज़ होती है। ईसीटी के अलावा जैसे नेगेटिव सिम्टम्स के बारे में बात की, तो नेगेटिव सिम्टम्स में जो काउंसलिंग है, आम भाषा में या कह सकते हैं साइकोथेरेपी जो है, वो भी काफ़ी मददगार होती है। दवाइयों का बहुत ज़्यादा असर देखने को नहीं मिलता है, तो साइकोथेरेपीज़ का असर इस अवस्था में देखने में अच्छा मिल जाता है। तो इस बीमारी को लेकर कुछ मिथ्याएं भी हैं, मतलब कुछ गलत धारणाएं हैं। जैसे जब किसी को ये बीमारी हो किसी के घर में, तो हो सकता है उसे इस बीमारी का ज्ञान ना हो कि ये एक बीमारी होती है, ये इसके लक्षण होते हैं, डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो वो ये सोच सकता है कि ये ऊपरी असर है, जादू है, टोटका है, किसी ने कुछ करवा दिया है। तो ये एक मिथ है, जादू नहीं है, टोटका नहीं है, क्योंकि व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है तो ऐसा लगता है कि जैसे इसको किसी ने कंट्रोल कर रखा है ना, जबकि ऐसा है नहीं। बीमारी बायोलॉजिकल बीमारी है, डोपामिन के बढ़ने से हो गई है, जिसको दवाइयों से करेक्ट किया जा सकता है। तो ये एक मिथ है। कुछ का मानना ये होता है कि शादी कर दो तो ठीक हो जाएगा, है ना, है ना, जैसे जैसे अन्य व्यवहार में भी देखा जाता है, बदमाश लड़का है ना, रेस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं समझता है, शादी कर दो ठीक हो जाएगा। क्या हो जाता है वो ठीक? एल्कोहलिक है, शादी कर दो ठीक हो जाएगा, होता है वो ठीक? नहीं होता ना। तो इसी तरह से ये बीमारी भी शादी करने से ठीक नहीं होती है ना। डायबिटीज शादी करने से ठीक नहीं होती, शुगर नहीं ठीक होती, हाइपरटेंशन नहीं ठीक होता, तो ये बीमारी भी ठीक नहीं होती। और किसी के मन में कोई मिथ हो तो वो डिस्कस कर सकता है। एक तो ये हो गया कि शादी करने से बीमारी ठीक हो जाती है। थोड़ा शांति बनाए रखो। ऐसा भी कहा जाता है कि ये लोग एग्रेसिव होते हैं, हमला कर देते हैं किसी पर भी। ऐसी मान्यता है कि नहीं? साइकेट्रिक पेशेंट को लेकर के ऐसी मान्यता है, आपने भी सुना होगा। अब जरा इमेजिन करो कि आप जब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या आप अपने सोसाइटी में आसपास देखते हैं, तो आक्रामक सामान्य लोग होते हैं या मानसिक रोगी होते हैं?
आपको सामान्य लोग ही लड़ते हुए मिलेंगे, बस में सीट के लिए, ट्रेन में सीट के लिए, किसी ने गाड़ी को साइड नहीं दी, है ना, हस्बैंड वाइफ आपस में, भाई भाई खेत के लिए, है ना। तो ये मरीज मतलब आम जनता की तुलना में अगर देखा जाए परसेंटेज वाइज, तो इनकी आक्रामकता उतनी नहीं होती जितनी आम जनता की होती है ना। अच्छा, एक आम धारणा ये भी है कि जो दवाइयाँ दी जाती हैं ये स्लीपिंग पिल्स है, ऐसा है? ऐसा नहीं है ना, ऐसा है सोचते हैं लोग। जो मनोरोग की दवाइयाँ होती है ये स्लीपिंग पिल्स होती है, ऐसा सोचते हैं लोग, सोचते हैं, है ना। बहुत से नहीं भी सोचते, लेकिन ये एक गलत धारणा है। होता ऐसा है कि ये दवाइयाँ दिमाग पे काम करती हैं, है ना, नींद हमें दिमाग से ही आती है, तो ये उनका साइड इफेक्ट हो सकता है। लेकिन दवाइयाँ असल में कर क्या रही होती है? दवाइयाँ असल में डोपामिन लेवल को कंट्रोल कर रही होती हैं। आपको सेट्रिजिन के बारे में मालूम है? नींद आती है उससे? एविल से आती है नींद? एविल से आती, एविल भी उसी ग्रुप की दवा है, लेकिन वो इस्तेमाल किस चीज के लिए होती है? एलर्जी के लिए, एलर्जी के लिए इस्तेमाल होती है ना। लेकिन कोई ये कहे कि वो स्लीपिंग पिल है, तो ऐसा कहना सही होगा? वो साइड इफेक्ट हो सकता है। तो ऐसे ही जो मनोरोग में काम आने वाली दवाइयां हैं उनका साइड इफेक्ट हो सकता है नींद ना आना, नींद का आना, लेकिन वो उसका काम नहीं है। और जो ये थोड़ी अधिक नींद आती है, ये हफ्ते भर में 10 दिन में जब बॉडी एक्सेप्ट कर लेती है तो वो इफेक्ट खत्म भी हो जाता है। तो ये स्लीपिंग पिल्स नहीं है। एक आम धारणा ये भी है कि ऐसे मरीजों को लगातार अस्पताल में रहना पड़ता है। पहले के कॉन्सेप्ट देखते हुए, जैसे मेंटल असाइलम्स होते थे, उनको देखते हुए या मूवीज को देख करके एक छवि बन जाती है, तो कई बार समझते हैं कि ऐसे मरीज ज़्यादातर अस्पताल में ही अपना जीवन बिता देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। मरीज भर्ती होते हैं, डिस्चार्ज होते हैं, घर जाते हैं, अपनी परिस्थिति के हिसाब से सामान्य जीवन भी जीते हैं। तो असाइलम वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है। अब पूरे भारत में या पूरे विश्व में कह लो कि कहीं भी ये कॉन्सेप्ट है नहीं। इलाज होता है और मरीजों को घर भेज दिया जाता है या जहां भी उनकी रहने की वो व्यवस्था होती है, और घर में रह करके दवाइयों का असर भी अच्छा आता है, क्योंकि उन्हें फिर से उसी परिवेश में जीने का समय मिलता है जिसमें वो एक्चुअल में उनको वहां रहना चाहिए। तो उनकी परिस्थिति में सुधार भी इससे अच्छा होता है। तो अस्पताल में बहुत ज्यादा दिन रखा नहीं जाता। कुछ इसमें परिवार के दायित्व की बात कर लेते हैं, परिवार की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए। अब ऐसे मरीजों में कुछ ना कुछ डिसेबिलिटी तो डेवलप हो ही जाती है, पूरी तरह से वो अपना कार्य नहीं कर पाते। लेकिन घर वालों को ओवर प्रोटेक्टिव नहीं होना है, ओवर प्रोटेक्शन नहीं करनी है। अपनी क्षमता के अनुसार वो जितना काम कर सकता है उसे काम करने देना है, उसकी हेल्प के लिए हमेशा नहीं खड़ा होना है। अगर वो कुछ गलती करता है तो उस गलती पर गुस्सा नहीं करना है, झुंझलाना नहीं है, चिड़चिड़ा नहीं होना है।
ऐसा करने से क्या होगा, उसके मन में एक नेगेटिव सोच बनेगी। जैसे बच्चों को कई बार मना करते हैं, डांटते हैं, है ना, तो वो डरता है फिर उसको करने से, या किसी दूसरे सामान्य कार्य को करने से भी डरता है। तो गलतियों पे गुस्सा नहीं करना, झल्लाना नहीं है, आक्रामक नहीं होना उन पर, उनको अपने काम स्वयं करने देना है। दवाइयों की डोज अपने आप कम ज़्यादा नहीं करनी है। कोई परेशानी हो, अपने डॉक्टर से मिलो, मनोचिकित्सक से मिलो, उनकी सलाह लो। ट्रीटमेंट को अपने आप बंद भी नहीं करना है, बंद भी नहीं करना है, डोजेस भी चेंज नहीं करनी है। हालांकि आपात स्थिति ना हो। आपात स्थिति क्या हो सकती है कि किसी को एलर्जी हो गई, किसी को उससे कोई और एडवर्स इफेक्ट हो गया, डायरिया हो गया, या कोई और ऐसी चीज़ दिख रही है जिससे उसको नुकसान हो सकता है, तो दवाइयाँ रोकी जा सकती है। अगर सामान्य रूप से व्यक्ति का व्यवहार है और दवाइयाँ असर कर रही है, तो अपने आप से कम ज़्यादा नहीं करनी है और रोकनी नहीं है। तो ये सारी बातें थी स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में। तो मैं अपने बात को यही बस यहीं तक रखना चाहूँगा। यदि आपका कोई सवाल हो, है ना, आपके मन में इस टॉक को सुनने के बाद, इस बात को सुनने के बाद कोई सवाल उत्पन्न हुआ तो पूछ सकते हैं, या आपका पहले से ही कोई सवाल है स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में तो वो भी पूछ सकते हैं। बिल्कुल। एक क्वेश्चन आया, क्या ये जेनेटिक हो सकता है? जेनेटिक स्टडीज़ बहुत हुई हैं स्किज़ोफ्रेनिया में, और कई सारी जीन्स का इन्वॉल्वमेंट देखा गया है ना। कई सारी जीन्स इसमें इम्प्लिकेटेड पाई गई हैं स्किज़ोफ्रेनिया के लिए, और एक्सटेंसिव रिसर्च इस एरिया में हो रही है, और एसोसिएशंस देखे गए हैं, रिसर्चेज में भी देखे गए हैं। और अगर परिवार की आप हिस्ट्री पर जाएंगे तो वहाँ से भी काफ़ी देखने को मिलता है कि कोई मरीज़ है तो उसके घर में एक मरीज़ और है ऐसा। कई बार तो क्या होता है कि एक फैमिली में बहुत सारे मरीज़ हमने देखे हैं, एक ही फैमिली में ओवरलोडेड फैमिली है। सिर्फ इसी बीमारी में नहीं, बाइपोलर डिसऑर्डर में भी, एंग्जाइटी में भी, कोई भी साइकेट्रिक डिसऑर्डर है उसका कहीं ना कहीं जेनेटिक लिंक ज़रूर होता है। इवन एल्कोहल में भी देखा गया है कि एल्कोहल में जेनेटिक लोडिंग होती है तो फैमिली टू फैमिली डिपेंडेंस के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जनरेशन टू जनरेशन। और किसी का सवाल? चलो मैं थैंक यू बोलता हूँ आप सबका, है ना। बहुत पेशेंटली आपने बात सुनी, और अप्रिशिएट करता हूँ आप सब इकट्ठे हुए यहाँ पर, हमने स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में जाना। ठीक है, तो अब मैं आशा करता हूँ जब आप प्रैक्टिस में जाएंगे तो इस तरह के मरीजों को पहचान लेंगे, भले ही घर वाले ना पहचानते हो, है ना, आप पहचान कर लेंगे कि इस मरीज को कोई मनोरोग है, कोई मनोरोग की बीमारी है, और आप रेफर भी कर पाएंगे। थैंक यू।